तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने घटना चक्र बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सभी के लिए करा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं चुनाव आयोग, निर्वाचन प्रणाली और चुनाव सुधार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है आगामी एग्जाम्स में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट और बीपीएससी तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत चुनाव आयोग, निर्वाचन प्रणाली और चुनाव सुधार पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उसमें सम्मिलित थे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान, महिला मताधिकार। कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पहला और चौथा, ऑप्शन बी दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधारों का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो शामिल सुधार हैं वो है अल्पसंख्यक लोगों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान, बेंथम के विपरीत गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान प्रक्रिया तथा महिला मताधिकार का पुरजोर समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से था। ये बात ध्यान रखनी है कि विरोधियों के बारे में पूछा गया है। मार्क्स, जेस मिल, रूसो और लॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेस मिल जो है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोधी था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है, लॉक, रूसो, मिल या ग्रीन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल जो है वो केवल और केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार देने का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने एक बार फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से था। तो अब यहां पर आपको बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी चुन लेना है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है, अरस्तु, लेनिन, जेरमी बेंथम या जेएस मिल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेएस मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। और 19वीं शताब्दी में यूरोप में महिला मताधिकार काफी चर्चा का विषय रहा। बेंथम, मिल, थॉमस हेयर तथा सिज्विक आदि विद्वानों ने अनेक आधारों पर महिलाओं को भी मताधिकार दिए जाने का समर्थन किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक महिला मताधिकार का समर्थक नहीं है। तो जो समर्थक है उनके नाम याद रखना है। तो बेंथम, मिल, थॉमस हेयर और सिज्विक ये समर्थक हैं। बाकी अगर कोई अन्य नाम आता है तो वो समर्थकों में नहीं शामिल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपने अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिसीमन आयोग द्वारा। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। इस आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को किया गया था। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका नाम आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। परिसीमन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? एक व्यक्ति एक मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? 1970, 1971, 1972, 1973। बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, 1971। पूर्व विधि मंत्री यानी कानून मंत्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों हेतु 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जगन्नाथ राव समिति में कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। कब गठन किया गया? तो जुलाई 1971 में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है? बहुल मतदान, बहुमतदान, सामूहिक मतदान या संचयी मतदान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संचयी मतदान। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सरकार का फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है? अखबार, जनमत, राजनीतिक दल, दबाव या गुट समूह? और DSSB PGT परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखबार को सरकार का फोर्थ स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? लोकमत का निर्माण, कानून की व्याख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमत का निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय, शिक्षण संस्थाएं? तो जनमत के निर्माण के मुख्य तत्व पूछे गए हैं और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र प्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दों के बारे में जनमत का निर्माण होता है, जिसमें परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं और संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविजन तथा रेडियो? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका जनमत निर्माण का एक अभिकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है? स्वतंत्र प्रेस, निरक्षरता, स्वस्थ तथा सशक्त राजनीतिक दल, सांप्रदायिकता का अभाव? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरक्षरता जो है वो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में एक सबसे बड़ी बाधा है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संघ, प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन। निष्पक्ष समाचार पत्रों को स्वस्थ जनमत का सजग प्रहरी और लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्वस्थ जनमत का सजग प्रहरी और लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ किसे कहा जा सकता है? तो निष्पक्ष समाचार पत्र यानी स्वतंत्र प्रेस को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नांकित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? या समुदाय के हित के लिए प्रबंध है, या अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, या नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, या सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, लोकमत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है। ऑप्शन बी, सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। ऑप्शन सी, जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है। सामान्यतः कानून और जनमत परस्पर विरोधी होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो विरोधी तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो आपका हो जाएगा। जनता और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है, जनमत और कानून में परस्पर संबंध। फिर कहा गया है जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं, यही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने है, जो कथन और कारण से संबंधित है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कथन क्या है। आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है। कारण क्या कहा गया है? प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, ये चीज आप यहां पर समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निर्वाचक समूह का अर्थ है मतदाताओं की संस्था, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, संसद के नामजद सदस्य, उम्मीदवार जो चुनाव में वास्तव में चुनाव लड़ रहे हों। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मतदाताओं की संस्था को ही निर्वाचन समूह कहते हैं। निर्वाचन समूह का तात्पर्य मताधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह या संस्था है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में एक न्यूनतम उम्र सीमा प्राप्त करने वाला नागरिक मतदाता हो जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। फिलहाल देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर जो आप सभी के सामने है। प्रश्न है लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का अधिकार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है, यह किसका कथन है? जोस आर्टिगे गैसेल, जे.एस. मिल, लॉर्ड ब्राइस, मॉरिस गिन्सबर्ग। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जोस आर्टिगे गैसेल ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार को अपनाया? यूके, भारत, यूएसए, चीन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा यहाँ पर अपना देश भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार को अपना लिया है, यानी सभी को मताधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है। ऑप्शन ए प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन नहीं है, ऑप्शन बी प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं, ऑप्शन सी निर्वाचक प्रतिनिधियों को आदेश नहीं दे सकते हैं, ऑप्शन डी यह व्यवहारिक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम है? जे.एस. मिल, थॉमस ईयर, डेविड स्टर्न, लुसियन पाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हेयर। अब समझना है पूरे पॉइंट को, जहां से प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम आविष्कार थॉमस राइट हिल ने किया। किसने किया? आविष्कार किया थॉमस राइट हिल ने। डेनमार्क में इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग चुनावों में किया गया। लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है यानी एसटीबी का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक ब्रिटिश विधिवेत्ता थॉमस हेयर थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में इसका प्रतिपादन 1857 में किया। इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, जिसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व प्रदान करने की उत्तम व्यवस्था के रूप में चिन्हित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी। अब यहाँ पर अलिखित संविधान की बात आ जाती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है हेयर प्रणाली का संबंध है सूची निर्वाचन पद्धति से, सार्वभौम मताधिकार से, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय पद्धति से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकल संक्रमणीय पद्धति से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर आप आसानी से कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं
और अगला प्रश्न है, थॉमस एयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा हुआ है? आनुपातिक पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, सामान्य बहुमत पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, विशिष्ट बहुमत पद्धति से, दल विहीन सूची पद्धति से। अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, आनुपातिक पद्धति से थॉमस एयर का नाम जुड़ा हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम है प्रतिनिधि का चुनाव में। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है अभी हमने जस्ट बताया है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं। ऑप्शन ए हेयर प्रणाली व सूची प्रणाली, ऑप्शन बी सार्वदेशिक व्यस्क मताधिकार एवं सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व तथा एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली, एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति, उम्मीदवार अधिक संख्या मत प्राप्ति के आधार पर निर्वाचित घोषित होगा, विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करने होता है। अब ये 4 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट सही है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको चुनना है। फटाफट बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही, तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखता किसको लाभ होता है? ऑप्शन ए धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, ऑप्शन बी निर्धन युवा प्रत्याशियों को, ऑप्शन सी समूहों और दलों को, ऑप्शन डी श्रमिक संघ के निर्दल प्रत्याशियों को। बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह और दलों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों और प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? द्वितीय मतदान प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या सूची प्रणाली। तो राइट आंसर चुनना है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय मतदान प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली नहीं है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली जो प्रमुख प्रणालियां हैं उनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा है सीमित मत प्रणाली, तीसरा है एकत्रित मत प्रणाली, चौथा है पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पांचवा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा छठा है स्थानों के आरक्षण की प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करता है? एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है, जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक पूरी सूची को अपना मत देता है सूची प्रणाली के अंतर्गत मतदाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? जॉन लॉक, जीडीएच कोल, जेम्स मिल, जेम्स ब्राइस। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जीडीएच कोल को जो है प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है, यानी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक जो है वो जीडीएच कोल को माना जाता है। उनके अनुसार एक ही व्यवसाय में कार्य करने वाले सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही निर्वाचित किए जा सकते हैं बल्कि उनकी नियुक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए, जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, ये भी नहीं होगा। जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, यही राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की राजनीति विज्ञान का PYQ क्वेश्चंस पर आधारित प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने चुनाव सुधार, राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण
क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आप सभी लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें, और कंटिन्यू क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय जय भारत, वंदे मातरम।